हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री और हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से आप क्या समझते हैं? जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, क्यों एलिमेंट्स जैसे हैं वैसे ही हम क्यों नहीं रखते, क्यों हमें जरूरत पड़ रही है कि हम जो है इस तरीके से पीरियोडिक टेबल बना करके उसमें एलिमेंट्स को रख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखो, जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगर हम कहें हमारे पास क्या है, 10 बुक्स हैं, है ना। अब इन 10 बुक्स में से हमें क्लास 11th की 10 बुक्स हैं और हम कह रहे हैं हमें इन 10 बुक्स में से क्लास 11th की केमिस्ट्री की बुक ढूंढनी है। हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। 10 बुक्स में से 7th क्लास की बुक ढूंढना इतना कोई मुश्किल, लेकिन हम कहें कि हमारे पास क्या है, एक बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में क्या है, बहुत सारी किताबें हैं, लगभग 1000 से ऊपर किताबें हैं, है ना। और वो सारी किताबें क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखी हुई है, यानी कि बिल्कुल भी व्यवस्थित तरीके से वो किताबें नहीं रखी गई। तो उनमें से किताबों में से अगर आपको कहा जाए कि आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री की बुक ढूंढनी है तो आप ढूंढ पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ढूंढने में, है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम, और वही हमारा क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा वेस्ट होगा 11th क्लास की बुक ढूंढने के लिए। अगर उसी जगह वो लाइब्रेरी अगर ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई, ऑर्गेनाइज तरीके से उसमें क्या होती, बुक्स रखी होती, यानी कि व्यवस्थित ढंग से बुक्स रखी होती, जैसे कि वहां पर क्या होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग शेल्फ होते हैं। तो अलग अलग शेल्फ में अगर बुक्स रखी होती, जैसे यहाँ पर 9th क्लास की बुक, यहाँ पर 10th की बुक, 11th की बुक, 12th की बुक, फिर दूसरे शेल्फ में जो है ग्रेजुएशन की बुक, अगले शेल्फ में जो है नॉवेल्स रखी होती, एक शेल्फ में जो है मैगजीन्स रखी होती, ऐसी अलग अलग तरह की बुक्स अलग अलग शेल्फ में रखी होती। ठीक, तो आप इजीली जाते, जहां पर क्लास 11 का शेल्फ है वहां पर जाएंगे, इजीली क्लास 11 की बुक निकालेंगे और रीड करेंगे, तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, है ना। यानी कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन भी इसीलिए जरूरी है बच्चों, क्योंकि अगर हमारे पास 5, 10, 15, 20 एलिमेंट होते तो उनको शायद क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बहुत कम एलिमेंट्स होते तो हम क्यों क्लासिफाई करते, तब तो हम उन्हें ऐसे ही पढ़ लेते, है ना। लेकिन हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती है। इसीलिए जो है हम एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, और वर्गीकृत भी इस तरीके से करते हैं, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स और पीरियड्स में रखा जाता है, अलग अलग ब्लॉक्स में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। जैसे हम कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हमारे हैलोजेंस है, इन्हें हैलोजेंस कहा जाता है। अभी के लिए आप छोड़ दीजिए कि हैलोजन, एल्कलाई मेटल, ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, इसको हम चैप्टर में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये सारे ही क्या होते हैं, हमारे हैलोजन एटम्स होते हैं। ठीक है, ये हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं, हैलोजन्स होते हैं। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है। ठीक है बच्चों, इसीलिए इन्हें हम क्या करते हैं, एक ही ग्रुप में रखते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना जरूरी हो जाता है ताकि हम अच्छे से उनकी स्टडी कर पाए। अब जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हमने एक ही ग्रुप में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि बच्चों इनकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। अगर इन्हें एक ही ग्रुप में नहीं रखा जाता, अलग अलग रखा जाता, तो हमें बहुत टाइम लग जाता एक ही प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए। जब हमने एक ही प्रॉपर्टी पढ़नी है तो एक साथ ही पढ़ा जाए, इसीलिए जो है हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं बच्चों। अब पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम क्लास 9th में भी पढ़ लेते हैं, जहां पर हम उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, है ना। हम देखते हैं पहले हमारे क्या आए, एंटनी लेबोयर साइंटिस्ट आए।
ठीक है, उन्होंने एलिमेंट्स के बारे में बताया, कैसे उनको क्लासिफाई करना है। फिर डोब्रीनियर आए, फिर हमारे बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, फिर लास्ट में जाकर के हमारी पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं, जो कुछ इस तरीके से होती है, लास्ट में हमें ऐसी देखने को है, जो हमारी हेनरी मोज़ले जो आए थे लास्ट में, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था, जिससे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर की स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल कैसे दिखती है। अब पीरियोडिक टेबल में आपको अलग अलग चीजें दिख रही होंगी और अलग अलग कलर्स दिख रहे होंगे। अब ये कलर क्या डिनोट करते हैं? अब जैसे हम लास्ट ग्रुप में देखें तो बच्चों, अच्छा सबसे पहली बात, इस तरीके से क्या होते हैं, हमारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे डाउनवर्ड्स को जा रहे हैं तो ग्रुप्स होते हैं, और इस तरफ को जा रहे हैं तो क्या होते हैं, हमारे ये सारे ही पीरियड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं। अगर हम देख रहे हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे ही क्या है, एक ही कलर में है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, लगभग सेम होती है। उसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं जैसे ये सारे ही क्या है, एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे ही क्या होते हैं, हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। अब ये जो ग्रुप है आप देख पा रहे हैं, इन्हें अलग से क्यों रखा हुआ है? असल में बच्चों क्या है, ये भी क्या है, पीरियोडिक टेबल का ही एक पार्ट है, तो ये अलग से नहीं रखे गए हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये वाला पूरा ग्रुप रखा हुआ है और यहाँ पर ये वाला पूरा ग्रुप रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम इस ग्रुप को पूरा यहाँ पर लिखते हैं तो पीरियोडिक टेबल का जो शेप है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लिख देंगे तो इसके नीचे आने वाले एलिमेंट्स कैसे आएंगे, तो हम अच्छे से पीरियोडिक टेबल का जो है शेप बिगड़ जाएगा। ठीक है, आसानी से फिर हमें लर्न नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से दिखा के कि 57 से 71 और 89 से 103 तक, ऐसे इस तरीके से डैश दिखा के हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन्हें अलग से लिख लेते हैं और इनके कहते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स। ठीक है बच्चों, अब पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने से पहले हम उसकी जो है हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इतिहास कैसा रहा, कैसे जो है हम पीरियोडिक टेबल इस तरीके से बना पाए, फाइनली कैसे हम कर पाए, ये हम पढ़ेंगे। उससे पहले आपको पीरियोडिक टेबल पूरी याद होनी चाहिए। तो पहले हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के बाद हम पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे। याद कैसे करेंगे? हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बनाएंगे जिन्हें मेमोनिक्स कहा जाता है, तो हम छोटे छोटे मेमोनिक्स से पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब क्यों एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई क्यों किया जाता है, क्यों जरूरत पड़ती है, ताकि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या हो, सिमिलर हो, उन्हें एक ग्रुप में रखा जाए और उनकी स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाए बच्चे। ठीक है, अब जैसे हम कह रहे हैं कि अलग अलग फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती हैं, लगभग सेम होती हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें एक साथ पढ़ लेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम भी बचेगा, है ना, और हम आसानी से कम टाइम में बहुत सारे एलिमेंट्स की स्टडी कर पाएंगे। ठीक, वहीं अगर हम इन एलिमेंट्स को अलग अलग करके पढ़ते हैं तो पहली चीज हमारा टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और दूसरी चीज हम बहुत सारे टाइम में भी अलग अलग एलिमेंट्स की स्टडी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है बच्चों। चलो तो यहाँ से स्टडी कर लेते हैं। द अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, यानी कि सिमिलैरिटीज यानी कि समानता के आधार पर उनको क्या किया जाता है, अलग अलग ग्रुप्स में समूह बनाए जाते हैं। ठीक, इन द प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और इसी को क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। सिंपली बच्चों अगर हम देखें तो हिंदी में मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण करना। ठीक है, ग्रुप्स में बांटना यानी कि उनके समूह बनाना, यानी कि एलिमेंट्स के समूह बनाना। किस आधार पर समूह बनाना, उनके जो गुण है उनके समानता के आधार पर उनके समूह बनाना, उसे ही क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स का वर्गीकरण कहा जाता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स मेक्स द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजी, और इससे क्या होता है, एलिमेंट्स की स्टडी जो होती है वो इजी हो जाती है। जब हम उन्हें क्या करते हैं, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है, सेम है, उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाता है तो उनकी स्टडी क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। अगर हम कह रहे हैं ऐसे बच्चों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लकड़ी है,
और प्लास्टिक है। अब लकड़ी से बच्चों बेड भी बनता है, चेयर भी बनती है, टेबल भी बनता है, स्पून भी बनता है, लकड़ी के स्पून भी होते हैं। वैसे ही प्लास्टिक से बच्चों चेयर भी बनती है, टेबल भी बनता है, कप भी बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है ना प्लास्टिक से भी। हम सिंपली लकड़ी का एग्जांपल लेते हैं। अब लकड़ी से बेड भी बनता है, चेयर भी बनता है, टेबल भी बनता है, स्पून भी बनता है। तो ये सारी चीजें लकड़ी से बनती है। अगर ये सारी चीजों की प्रॉपर्टी हम अलग अलग पढ़े तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर हम बेड की प्रॉपर्टी, जबकि बेड भी तो लकड़ी से ही बना है, हम सिंपली क्या करें, लकड़ी की प्रॉपर्टी को स्टडी करें, वो सारी प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर ही तो होगी। बेड भी लकड़ी से बना है तो उसकी प्रॉपर्टी भी वही होगी कि वो शाइन देता है या नहीं देता, वो कितने समय तक चलता है या नहीं चलता, वो कितने समय में खराब होता है या नहीं होता। वही अगर हम चेयर भी बना रहे हैं, लकड़ी की कुर्सी बना रहे हैं, उसकी भी सेम प्रॉपर्टीज होंगी। लकड़ी का टेबल बना रहे हैं तो इसकी भी सेम प्रॉपर्टीज होंगी। लकड़ी से हम कुछ भी चीज बना रहे हैं तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम ही होंगी। तो अगर हम इन्हें अलग अलग ना पढ़ करके एक साथ लकड़ी की ही प्रॉपर्टीज क्या करें, एक साथ पढ़े, तो हमारा बहुत ज्यादा समय बच जाएगा, है ना। और हमें प्रॉपर्टीज आसानी से याद भी रहेंगी। हम इसकी अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसे अलग याद करना पड़ेगा, इसकी अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसे अलग याद करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्यों ना एक लकड़ी की ही प्रॉपर्टी पढ़े और एक साथ याद कर ले, हमारे लिए इजी भी रहेगा, याद भी हो जाएगा और टाइम भी हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम एलिमेंट्स मान लें कि जो एलिमेंट्स होते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले, उनको हम क्या करते हैं, एक साथ ही एक ग्रुप में पढ़ लेते हैं। चलिए, तो पहली बात तो ये रही कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक दो एलिमेंट की बात होती तो चलो हम उसे अलग अलग ही पढ़ लेते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। कुछ डिस्कवर हो चुके हैं, कुछ डिस्कवर नहीं हुए, कुछ अब डिस्कवर होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए क्लासिफाई करना जरूरी है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जब हमने एलिमेंट्स की जब हम बच्चों पढ़ते हैं, हिस्ट्री हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, सेम चीजें। तो इसको हम क्या करेंगे, फटाफट से एक बार क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, फिर आगे सीधा अपने जो हमें पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ने हैं, है ना। ट्रेंड्स यानी कि बच्चों इस चैप्टर को हमें दो पार्ट में पढ़ना है। पहले हिस्ट्री वाला पार्ट हमें कंप्लीट करना है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। दूसरा पार्ट हमें पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड्स है उनके बारे में पढ़ना है, कि जैसे देखो इस तरीके से ये जा रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कुछ सेम होंगी। इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, क्यों है, अब हम कह रहे हैं कि रेडियस है तो ऊपर जाते हुए रेडियस बढ़ती है, नीचे जाते हुए रेडियस कम हो जाती है, होती है या नहीं होती है, क्या होता है। ठीक है, तो हो सकता है ऊपर से नीचे आते हुए रेडियस जो है बढ़ जाती है, साइज जो है बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बीच में कोई ऐसा एलिमेंट आ जाए जिसकी रेडियस या साइज जो है सेम रहे, उसका साइज ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, बाकी ऊपर नीचे वाले एलिमेंट जो है उनका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, या किसी भी तरीके का ट्रेंड आ सकता है, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है बच्चों। चलिए, सबसे पहले एंटनी Lavoisier. The elements are first classified by the French scientist Lavoisier in 1789। तो 1789 बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि 1789 में इन्होंने एलिमेंट्स को सबसे पहले क्लासिफाई किया था। द अर्लिएस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स वाज ग्रुपिंग द नोन एलिमेंट्स। तो उस समय लगभग 30 एलिमेंट्स के बारे में हमें पता था। ठीक है, उस समय तक सिर्फ 30 एलिमेंट्स ही ज्ञात थे। ठीक है बच्चों, तो उनको ग्रुपिंग करके जो एंटनी लेवोजियर थे उन्होंने मेटल्स और नॉन मेटल्स में उनको क्या किया था, कैटेगराइज किया था, या हम कह सकते हैं क्लासिफाई किया था। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में उन्होंने क्लासिफाई किया था। द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन वाज दैट इट हैड नो प्लेस फॉर मेटलॉइड्स। अब यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था सबसे पहले, अब ये क्लासिफिकेशन क्यों रद्द कर दिया गया, ये क्यों जो है इस क्लासिफिकेशन को आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात की थी। एलिमेंट को सिर्फ दो भागों में बांटा था, एक मेटल्स और एक नॉन मेटल्स, लेकिन इन्होंने मेटेलॉइड्स के बारे में कोई बात नहीं की थी। मेटेलॉइड्स के लिए कोई जगह नहीं थी इनकी पीरियोडिक टेबल में बच्चों। ठीक, चलिए सबसे पहले इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए,
तो ये तो बात थी एंटनी लवॉइजियर की, जिन्होंने 1789 में एलिमेंट से क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन ये क्लासिफिकेशन रद्द हो गया था बच्चों, क्योंकि इन्होंने मेटलॉइड्स के बारे में कुछ नहीं बताया था। चलिए, अगले साइंटिस्ट थे हमारे जर्मन केमिस्ट डोब्रीनियर, जिन्होंने 1817 में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। कैसे एलिमेंट को क्लासिफाई किया था ये आपको ध्यान में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया था कैसे, उनका जो एटॉमिक मास था, जो भी हमारे एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से इन्होंने क्या किया था, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था इनटू द ग्रुप्स कॉल्ड ट्रायड्स। और इन्होंने 3-3 के ग्रुप्स बनाए थे जिनको ये ट्रायड्स कहते थे। ठीक है, ट्रायड्स कहते थे। जैसे कि पहला ग्रुप है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। अब इन्होंने क्या कहा था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जो इन्होंने ट्रायड्स बनाए थे, तो पहले और तीसरे एलिमेंट्स का अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आता है। और ये क्या हो रहा था, आ भी रहा था जब हमने क्या किया कि 3-3 के पेयर्स जो इन्होंने ट्रायड्स बनाए थे वो क्या हो रहे थे, पहला और तीसरे का जब एटॉमिक मास का एवरेज निकाला गया तो बीच वाले का एटॉमिक मास आ रहा था। ठीक है बच्चों, in each triad the atomic mass of the middle element was approximately equal to the average atomic mass of the other two element। यानी कि बीच वाला जो मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसका एवरेज एटॉमिक था पहले और तीसरे वाले एलिमेंट के। जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे हैं तो मिडिल वाले का एवरेज एटॉमिक मास निकल रहा था, ऐसा हो रहा था। द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन वाज, अब यहाँ पर डिफेक्ट क्या आया जिस वजह से ये क्लासिफिकेशन रद्द हो गई, was that all the known element could not be correctly arranged into triads। अब ये आया कि जितने भी हमारे उस समय नोन एलिमेंट्स थे, ज्ञात जितने भी एलिमेंट्स थे, वो सारे ये जो ट्रायड्स है ना उसमें अरेंज नहीं हो पाए करेक्टली। बच्चों, तो जब हम 3-3 के पेयर बना रहे थे तो क्या हो रहा था, कुछ तो बन रहे थे लेकिन कुछ जो है इसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, अच्छे से अरेंज नहीं हो रहे थे ट्रायड्स में बच्चों। इस वजह से ये क्या हो गया, इसमें डिफेक्ट आ गया क्लासिफिकेशन में, इसीलिए क्लासिफिकेशन आगे नहीं बढ़ पाया। वैसे तो एलिमेंट को क्लासिफाई करना वो बहुत बड़ी बात है, तो हम रद्द होना तो नहीं, लेकिन एक तरीके से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हमें दिख गए थे बच्चों। चलिए, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, इनका एटॉमिक मास पहले और तीसरे यानी कि कैल्शियम और बेरियम का एवरेज एटॉमिक मास जब कैल्शियम और बेरियम को ऐड करके एवरेज निकाला गया तो बीच में जो हमारा स्ट्रोंटियम है उसके एवरेज एटॉमिक मास आ रहा था। ये फॉलो तो कहीं ना कहीं हो रहा था, लेकिन सारे एलिमेंट जो है वो इसे फॉलो नहीं कर रहे थे, वो क्या नहीं हो पा रहे थे, करेक्टली अरेंज नहीं हो पा रहे थे ट्रायड में बच्चों। इसीलिए ये क्या हो गया, फेल हो गया, इसके ये जो डिसएडवांटेजेस की वजह से बच्चों। चलिए, इसे नोट कर लीजिए और इस टेबल को आप जरूर से नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपने एक चीज देखी यहाँ पर, इन्होंने कैसे इनको अरेंज किया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे, है ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगले साइंटिस्ट आते हैं हमारे न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। इनका लॉ था, इन्होंने एक लॉ दिया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जिसे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो इन्होंने एलिमेंट्स, उस समय कितने थे, 56 एलिमेंट्स नोन थे, इनको क्लासिफाई किया था कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इन्होंने भी सेम एटॉमिक मासेस के बेस पे ही क्या किया था, इसको अरेंज किया था। ठीक, इनटू ग्रुप्स ऑफ 8 एलिमेंट्स कॉल्ड ऑक्टेव्स। तो इन्होंने 8 एलिमेंट्स में इनको क्या किया था, ग्रुप किया था। और उन्होंने क्या कह रहे थे, ये ऑक्टेव कह रहे थे। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कैसे इन्होंने 8 में अपने जो ये ऑक्टेव्स हैं इसमें क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब डिफेक्ट क्या निकले इसमें, क्या डिफेक्ट थे, all the elements known and element discovered later could not be correctly arranged into the octaves। अब जितने एलिमेंट्स नोन थे, लगभग 56 एलिमेंट उस समय नोन थे। ठीक, और जो एलिमेंट बाद में डिस्कवर हुए, डिस्कवर्ड लेटर, वो क्या हुए, इसमें परफेक्टली फिट नहीं हो पाए, इसमें परफेक्टली अरेंज नहीं हो पाए बच्चों। Some elements having different properties were placed in the same rows।
अच्छा, कुछ एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी लेकिन उनको एक ही रो में रखा गया, एंड हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड अलोंग विद द फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। और कुछ को जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रख दिया गया। ठीक है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है इनकी प्रॉपर्टीज है वो लगभग सेम होती है। ठीक है, तो इनके साथ जो है कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रख दिया गया। यही क्या थे, इसके डिसएडवांटेजेस थे, जिस वजह से ये भी क्या हो गई, फेल हो गई, इसको भी कंसिडर नहीं किया गया। फिर आगे हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, पहले आप ये नोट कर लीजिए, बस आपको ध्यान ये रखना है कि सबने क्या किसमें अरेंज किया इनको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पर। चलिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे हमारी कंसिडर की जाने वाली मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उस समय की सबसे ज्यादा कंसिडर की जाने वाली पीरियोडिक टेबल। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इन ऑर्डर टू रिमूव डिमेरिट्स ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट, अब जितने भी प्रीवियस हमारे क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, साइंटिस्ट थे या हम कह सकते हैं केमिस्ट थे, जिन्होंने क्या दिया था, पीरियोडिक टेबल दी थी, उनके जो भी उनके जो भी डिमेरिट्स थे उनको रिमूव करने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट आए, रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडलीव इन 1869, इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब इन्होंने भी सेम ही चीज करी है। ठीक है, इन्होंने भी क्या करा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। और इन्होंने कोशिश की कि जो भी हमारे प्रीवियस साइंटिस्ट थे या प्रीवियस केमिस्ट थे, चाहे वो लेवियोसर हो, चाहे वो डोब्रीनियर हो, चाहे वो न्यूलैंड हो, ठीक है, तो उनके जो भी डिमेरिट्स थे उनको इन्होंने सोचा कि मैं ओवरकम करता हूं और जो है एक अच्छी पीरियोडिक टेबल देता हूं, जिसको इन्होंने जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफाई किया। अब इनकी पीरियोडिक टेबल क्या स्टेट करती है, अच्छा स्टेटमेंट बच्चों आपको याद कर लेनी है अच्छे से और कॉपी पे भी नोट कर लेनी है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास बोलो या एटॉमिक वेट बोलो, अभी तक भी सब साइंटिस्ट में कॉमन क्या है, सबने किसके बेस पे ये क्या कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कर रहे हैं, एटॉमिक मास के बेस पे पीरियोडिक टेबल को अभी तक ये सारे के सारे जो केमिस्ट हैं हमारे वो क्लासिफाई कर रहे हैं बच्चों। 63 एलिमेंट्स। चलिए, तो थोड़ा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में देख लेते हैं। अब ये थोड़ा थोड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरह लग रही है, थोड़ा थोड़ा है ना, कुछ कुछ चीजें जो है जैसे ग्रुप से है, हाइड्रोजन की पोजीशन है थोड़ा बहुत, ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज के बारे में इन्होंने बात करी थी। अगर हम इसे देख पाए तो कई चीजें हमें दिख रही हैं जो थोड़ा बहुत मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मिलती जुलती हैं थोड़ा बहुत। तो उस समय की ये सबसे बड़ी बात है ना, इसीलिए दिमित्री मेंडलीव को जो है काफी जो है हम उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे सही उस समय की पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था बच्चों। चलिए, अब इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके क्या क्या फीचर्स थे वो पढ़ लेते। अभी तक की जो भी हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी में कुछ डिफेक्ट था, किसी में कुछ डिफेक्ट था, लेकिन कोई अच्छे से किसी ने नहीं बताया था कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाए। चलिए, तो इट कंसिस्ट ऑफ 6 हॉरिजॉन्टल रॉज कॉल्ड पीरियड्स। तो 6 हॉरिजॉन्टल रॉज इसमें थे जिनको इन्होंने क्या कहा, पीरियड्स कहा। ठीक है बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल रॉज आर कॉल्ड ग्रुप। और 8 वर्टिकल रॉज थे जिन्हें इन्होंने क्या कहा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल रोज थे जिन्हें इन्होंने क्या कहा, ग्रुप्स कहा है बच्चों। The groups 1 to 7 had 2 subgroups called A subgroup and B subgroup। अब जो 1 से 7 तक में देखें वहां पर क्या है, दो सब ग्रुप है ए और बी, जैसे कि आपको दिख रहा है ए और बी। तो 7 तक ये रोज ऑफ एलिमेंट, एट में क्या है, रोज है। ठीक है बच्चों, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड द सेम ग्रुप। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज है क्या किया था इन्होंने, एक ग्रुप में प्लेस किया हुआ था। देयर आर सम स्पेसेस लेफ्ट वैकेंट इन द टेबल टू अकोमोडेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज
अपनी पीरियोडिक टेबल में। जैसे कि आपको ये क्या दिख रहा है, एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना, ये खाली जगह। तो ये खाली जगह क्यों छोड़ी गई? क्योंकि इन्हें पता था कि बाद में क्या होगा, एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, इसीलिए उन्होंने इनको पहले ही क्या कर दिया, इन एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी कि जिससे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच करेगी उस ग्रुप में इन्हें रख दिया जाएगा, और वहां पर वैकेंट स्पेस इन्होंने छोड़ दिया बच्चों। देयर वॉज सेपरेट कॉलम लेफ्ट फॉर इनर्ट गैसेस, और जो हमारी इनर्ट गैसेस है जिनको नॉन रिएक्टिव गैसेस भी कहा जाता है, उनके लिए भी इन्होंने एक सेपरेट क्या छोड़ दिया था, कॉलम छोड़ दिया था। ठीक, तो ये क्या था, इनके पीरियोडिक टेबल के फंक्शन फीचर्स थे। चलिए, तो ये फीचर्स को आप नोट कर लिए। कुछ फीचर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर है उन्हें एक ग्रुप में रखा था। इन्होंने ग्रुप में क्या किए थे, टेबल के बीच में स्पेसेस छोड़े थे, ताकि जो एलिमेंट्स हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए वो जब डिस्कवर होंगे तो उन्हें जो है जिससे उनकी प्रॉपर्टी मैच करेगी वहां पर उन्हें रख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए बच्चों, तो इस तरीके से आपको दिखेगी पूरी जो हमारी क्या है, पीरियोडिक टेबल है। बच्चों यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, स्पेस छोड़ा था, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इन्होंने क्या छोड़ा था, स्पेस छोड़ा था, और जब एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उन्हें वही जगह पर आया। ठीक है बच्चों, तो जो एलिमेंट डिस्कवर किए गए उनको क्या किया गया, उसी पोजीशन पर रखा गया जहां पर उन्होंने उसके लिए स्पेस छोड़ा था बच्चों। चलिए, अब जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसके हम एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। फीचर्स हमने पढ़ लिए हैं, फीचर्स और एडवांटेजेस लगभग सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। चलो, सबसे पहले एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड ऑन अ मोर फंडामेंटल बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस एंड प्रॉपर्टीज। एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज के बेस पे इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। दूसरी चीज, स्पेसेस वर लेफ्ट वैकेंट टू अकोमोडेट द एलिमेंट्स डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले एटम्स के लिए या एलिमेंट्स के लिए, सॉरी एलिमेंट्स के लिए इन्होंने क्या किया था, स्पेस वहां पर वैकेंट कर दिया था। इट कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विच हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इससे क्या होगा, इट कुड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट करके जिससे कि मदद मिल पाएगी जो हमारे न्यू एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्कवरी में बच्चों। चलिए, तो इनर्ट गैस एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर, इनको लेट में डिस्कवर किया गया, कुड बी प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, जैसे कि हमने फीचर्स में भी पढ़ा कि जो हमारे इनर्ट गैसेज हैं उनके लिए एक अलग सा कॉलम बना दिया गया। अलग सा कॉलम क्यों बना दिया गया, क्योंकि जब भी वो क्या की जाएंगी, डिस्कवर की जाएंगी, तो वो पूरी पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे और उन्हें क्या कर दिया जाए, अलग से एक ग्रुप में रख दिया जाए। और उन्होंने करेक्शन भी किया था एटॉमिक वेट का, जैसे ही बीई का 9 से 13.5 एटॉमिक वेट था, तो उन्होंने ये भी क्या किया था, करेक्शन किया था बच्चों। तो ये 4-5 जो कुछ एडवांटेजेस हैं ये आपको नोट कर लेनी है। एडवांटेजेस तो हम समझ ही चुके हैं, वैसे हम प्रीवियस क्लासेस में भी इसको पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इसे फटाफट से बस एक तरह से हम देखा जाए तो सिर्फ रिविजन ही इसका कर रहे हैं। बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।